हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है खुली अर्थव्यवस्था भुगतान शेष। तो ये जो चैप्टर होने वाला है खुली अर्थव्यवस्था और भुगतान शेष के बारे में होने वाला है। आपकी बुक में जो है हो सकता है चैप्टर का नाम थोड़ा सा आगे पीछे हो, लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक होने वाले हैं वो सेम होंगे। तो आपको यहाँ पर टॉपिक आपको मैच करने हैं, तो भुगतान शेष वाला आपको चैप्टर मैच करना है। वो यहाँ पर हो सकता है आपकी बुक में खुली अर्थव्यवस्था ना लिखा हो, भुगतान शेष वाला ही चैप्टर हो। तो आपको क्या करना है, भुगतान शेष वाले चैप्टर को आपको मैच कर लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है भुगतान शेष का, और ये जो है काफ़ी पूछा जाता है। तो अब हम इसको शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 है, ये हो सकता है आपकी बुक में। आपको क्या करना है, इसको मैच करने के लिए आपको जो है अपने बुक का इंडेक्स खोलना है और वहाँ पर देखना है कि आपको ये भुगतान शेष का चैप्टर कहाँ पर है। वहाँ से आप जो है मैच कर सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट होने वाला है हिंदी मीडियम में सब कुछ होने वाला है। उसके बाद ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। अभी हम पार्ट 1 शुरू करेंगे, उसके बाद हम पार्ट बाय पार्ट इस चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसी जो वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम 5वां चैप्टर करने वाले हैं खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर भुगतान शेष, यहाँ पर जो पहला जो शब्द आता है वो है हमारा भुगतान शेष। अब भुगतान शेष क्या होता है, यानी भुगतान शेष, तो यहाँ पर पहला ही जो क्वेश्चन बनता है वो भुगतान शेष से बनता है। जैसे कि यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि भुगतान शेष क्या होता है, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा इसकी डेफिनेशन, भुगतान शेष क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, भुगतान शेष एक वर्ष की यानी एक वर्ष की अवधि में किसी देश के सामान्य निवासियों, ठीक है, और विश्व के बीच यानी विश्व के बीच समस्त आर्थिक लेन देन, ठीक है, दोनों का एक विस्तृत एवं व्यवस्थित विवरण होता है। क्या होता है भुगतान शेष? भुगतान शेष का मतलब होता है एक वर्ष की अवधि में, ठीक है। एक वर्ष हो चुका है, एक वर्ष, ठीक है, एक वर्ष की अवधि में, एक वर्ष की अवधि के अंदर, ठीक है, एक वर्ष की अवधि के अंदर यानी अवधि में एक देश की बात हो रही है। भुगतान शेष क्या है? एक वर्ष की अवधि में एक देश सामान्य निवासियों, कौन से सामान्य निवासियों और शेष विश्व के बीच, यानी जो देश है, या मान लीजिए, अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर इस तरह से ये यहाँ पर जो है, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से ऐसे ही इस तरह से मैं ये देश ऐसे बना देता हूँ, ये कोई देश है, ठीक है। यहाँ पर कुछ निवासी रहते हैं, यहाँ पर निवासी मतलब इस देश के लोग रहते हैं। निवासी कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो कि यहाँ पर एक वर्ष से अधिक रहता हो, एक वर्ष से अधिक से रह रहा हो किसी देश की सीमा के अंदर, और उसका आर्थिक हित उसी देश में केंद्रित हो, तो वो वहाँ का निवासी कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो है यहाँ परमानेंट यहाँ पर रहते हैं ये लोग, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक वर्ष की अवधि के अंदर जो व्यक्ति इस देश में रहते हैं, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ के सामान्य निवासी कहलाएंगे। और एक देश अलग है, यहाँ पर मान लीजिए एक देश ये रहा, एक देश ये रहा, तो अलग अलग देश है। तो यानी शेष विश्व के देश, यानी शेष विश्व में इस देश के अलावा जितने भी देश हैं अलग अलग, तो यहाँ पे उनके बीच जो समस्त आर्थिक लेन देन होता है, मतलब यहाँ पर रहने वाले लोग ये किसी दूसरे देश के यहाँ पर रहने वाले, यानी ये यहाँ पर रहने वाले लोग यहाँ के जो है दूसरे देश में रहने वाले लोगों के साथ जब लेन देन करेंगे, मतलब यहाँ पर कुछ ये देश जो है, यहाँ के देश के लोग इस देश के लोगों को कुछ बेचेंगे, या फिर यहाँ रहने वाले लोग इस देश के यहाँ लोगों को कुछ बेचेंगे, तो यहाँ पर जो क्या होगा, आर्थिक लेन देन होगा। कैसा? आर्थिक लेन देन, ठीक है। आर्थिक लेन देन मतलब पैसों से रिलेटेड जो लेन देन होता है, तो उसे अगर ऐसा होगा तो उसे हम यहाँ पर भुगतान शेष कहते हैं। भुगतान शेष ये हो तो गया, लेकिन इसे क्या और कैसे बताएंगे? देखिए, भुगतान शेष कैसे होगा कि यहाँ पर क्या किया, अब मैं यहाँ पर आपको एक अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर जो है, यहाँ पर 10 लाख की बात करते हैं, ठीक है, 10 लाख, यहाँ पर 10 लाख का यहाँ पर जो है इस देश ने सामान भेजा।
यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है और इसने 10 लाख का सामान दूसरे देश के व्यक्ति को बेच दिया। ठीक है, 10 लाख का सामान यहाँ पर बेच दिया और यहाँ पर गया और ये वाला व्यक्ति गया। यहाँ पर जाने के बाद इस देश से यहाँ पर 8 लाख रुपए का यानी 8 लाख रुपए का जो है सामान खरीदा। यहाँ पर 10 लाख का सामान इस देश ने 10 लाख का सामान बेचा और 8 लाख का सामान यहाँ पर जो है खरीद लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर जितना बेचा भुगतान शेष, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भुगतान शेष का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए 1 वर्ष की अवधि में देश के सामान्य निवासियों और शेष विश्व के बीच समस्त लेन देन, ठीक है, दोनों का विस्तृत विवरण, तो ये विस्तृत विवरण होगा वो भुगतान शेष कहलाएगा। इससे विदेशी विनिमय के आर्थिक अंतर, ठीक है, अंतः प्रवाह तथा बाह्य प्रवाह को लेखा कहा जा सकता है, यानी बाह्य प्रवाह का लेखा कहा जाता है। तो यानी अंतः प्रवाह और बाह्य प्रवाह का लेखा कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस व्यक्ति ने 10 लाख का सामान बेचा, तो यहाँ से क्या हुआ, बाहर गया, 10 लाख का सामान यहाँ पर बाहर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस देश को कितनी हुई, 10 लाख की इनकम हो गई। ठीक है, उसके बाद ये इस देश से जो है 10 लाख का सामान खरीदा गया है, तो यहाँ पर जो इनकम हुई इस देश को, जो यहाँ पर इस देश से कितना खरीदा, 8 लाख का। ठीक है, तो यहाँ पर 8 लाख रुपए यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर 8 लाख का सामान खरीदा, तो यहाँ से 8 लाख का सामान आया और 8 लाख रुपए इस देश के पास है, तो 8 लाख रुपए इस देश के पास आ गए। ठीक है, और 10 लाख रुपए इस देश के पास आ गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इस तरह से जब हम इस लेन देन का विवरण रखेंगे उसे हम कहेंगे क्या, यहाँ पर भुगतान शेष कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, भुगतान शेष कहेंगे कि कितना धन हमारा प्रवाह हुआ है, यानी अंदर आया है, कितना पैसा हमारे पास जो है अंदर आया है, देश में आया, देश में कितना आया, 10 लाख रुपए आया। ठीक है, उसके बाद बाहर कितना गया, 8 लाख रुपए बाहर गया है। तो यहाँ पर जो हम पूरा लेन देन का इसका जो लेखा जोखा रखेंगे ना, उसे हम यहाँ पर भुगतान शेष कहेंगे। क्या कहेंगे, भुगतान शेष। आई होप क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं, हम नेक्स्ट जो हमारा है भुगतान शेष के घटक क्या क्या होते हैं। ठीक है, अभी भुगतान शेष हमने देख लिया, भुगतान शेष के घटक क्या होते हैं। तो आप जैसे कि डेफिनेशन में अगर आ जाता है तो आपको याद रखना है एक कि भुगतान शेष क्या है, 1 वर्ष की अवधि में एक देश की, यानी 1 वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य जो लोग रहते हैं, निवासी रहते हैं, उनके द्वारा अन्य किसी देश के साथ जब आर्थिक जो है क्या होता है, लेन देन होता है। ठीक है, उसके आर्थिक जो लेन देन होता है तो उसका जो विस्तृत विवरण होगा उसे हम भुगतान शेष कहेंगे। आई होप क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए भुगतान शेष के घटक क्या होते हैं। एक होता है चालू खाता, एक होता है पूंजीगत खाता। ठीक है, 2 भुगतान शेष के घटक होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर जो है चालू खाता को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, चलिए चालू खाता क्या है हमारा, यहाँ पर भुगतान शेष चालू, यानी भुगतान शेष का चालू खाता अल्पकालीन यानी वास्तविक लेन देन का लेखा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि भुगतान शेष का चालू खाता जो होता है अल्पकालीन वास्तविक लेन देन, कैसा लेन देन होगा, अल्पकालीन होगा। ठीक है, कम समय के लिए अल्पकालीन होगा, वास्तविक होगा, साथ में लेन देन होता है, यहाँ पर लेखा होता है, इसका लेखा जोखा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दृश्य तथा अदृश्य दोनों प्रकार की मदों के आयात निर्यात के मूल्य को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर आयात यानी दृश्य अदृश्य यानी दोनों प्रकार की जो है मदें होती हैं, उनको आयात और निर्यात दोनों को शामिल किया जाता है। तो आयात कितना हुआ है, निर्यात कितना हुआ। ठीक है, आयात का मूल्य कितना है और निर्यात के मूल्य को शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आयात का मूल्य है, यानी प्रकार की जो मदें होती हैं, ये दोनों प्रकार की जो मदें होती हैं, उसमें आयात कितना हुआ। आयात क्या होता है कि आयात का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए आयात का मतलब हो गया कि अगर मेरा ये एक देश है और ये देश है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक देश, यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, हम भारत मान लेते हैं, भारत और चीन। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। तो आयात निर्यात को समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये भारत है। अब भारत से कोई वस्तु चीन में जाती है। ठीक है, भारत से कोई वस्तु चीन में जाती है तो इसे हम निर्यात कहेंगे। निर्यात क्या कहेंगे,
भारत से कोई वस्तु चीन में गई तो यहाँ पर ये निर्यात हो गया, ठीक है। अब चीन से कोई वस्तु भारत में आई, ठीक है, चीन से कोई वस्तु भारत में आई, इसे आयात कहेंगे, आयात, ठीक है, आयात। तो यहाँ पर क्या हो गया, आयात। तो ये हमारा आयात हो जाएगा। चीन से कोई भी वस्तु यानी दूसरे देश से जब हमारे देश में कोई भी वस्तु आएगी तो वो आयात कहलाएगी, और जब हम भेजेंगे तो उसे निर्यात कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं और क्या है हमारा यहाँ पर, और चीज़ क्या बता रखी है, और जो है हमारा यहाँ पर वास्तविक लेन देन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अल्पकालीन वास्तविक लेन देन, यानी 1 वर्ष के अंदर यहाँ पर अल्पकालीन जब जो भुगतान शेष चालू खाता किस में होता है, चालू खाता का मतलब हो गया अल्पकाल में जो है वास्तविक लेन देन का लेखा जोखा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इसमें जो है अदृश्य और दृश्य दोनों मदें शामिल होती हैं, ठीक है। इसमें आयात में से निर्यात के मूल्य को शामिल किया जाता है, मतलब आयात और निर्यात। तो अगर इसमें बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, आयात की बात करेंगे तो आयात में से आयात के अंदर से निर्यात को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आयात और निर्यात के मूल्य को हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आयात का मूल्य, कि आयात का मूल्य है हमने कितना पैसा जो है यहाँ पर क्या है, कितना पैसा, यहाँ पर यही चीज़ है, आयात और निर्यात का मूल्य जो होता है, इस तरह से हम इसको निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से आप ये लगा सकते हैं कि इसका जो रिकॉर्ड होता है ना, वही चालू खाता में आता है। चालू खाते में क्या आता है कि अगर अल्पकाल में एक देश दूसरे देश के साथ लेन देन करेगा तो उसे हम चालू खाता में रखेंगे, लेकिन दीर्घकाल में करेगा तो यहाँ पर हम उसे किस में रखेंगे, दीर्घकाल वाले को हम रखेंगे इसमें जो है, हम यहाँ पर दीर्घकालीन खाते, यहाँ पर जो पूंजीगत खाते में रखेंगे, ठीक है। लेकिन चालू खाता क्या है, अल्पकाल के लिए। तो आई होप क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए चालू खाते के बारे में देखिए, चालू खाते के लेन देन को वास्तविक खाते भी कहा जाता है, यानी जो चालू खाता का लेन देन होता है वास्तविक खाता भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, वास्तविक खाता भी कहते हैं, ठीक है, वास्तविक खाता भी कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो है शामिल की जाने वाली समस्त मदों का वास्तविक रूप यानी वास्तविक रूप से लेन देन किया जाता है। इसमें क्या है, वास्तविक रूप से लेन देन किया जाता है। इन मदों का अर्थव्यवस्था के उत्पादन, आय यानी आय तथा रोजगार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर जो इनके अंदर जो मदें होती हैं, चालू खाते में जो मदें होती हैं, उनका जो है प्रभाव जो होता है अर्थव्यवस्था में, वो जो है आय और रोजगार पर सीधा पड़ता है, ठीक है, सीधा प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं चालू खाते की मदें। अभी चालू खाते की मदें क्या होती हैं वो हम इसको समझते हैं। देखिए चालू खाते में मदें कौन सी आती हैं, जहाँ हमने देख लिया कि चालू खाता होता क्या है, ठीक है, कि ये चालू खाता क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश के साथ अल्पकालीन लेन देन करता है तो उस लेन देन का जो विवरण जिस खाते में लिखा जाता है उसे हम क्या कहेंगे, चालू खाता कहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी मदें आती हैं वो हम देख लेते हैं। तो मदें जो होती हैं, पहला है तैयार वस्तु। तैयार वस्तु में कौन कौन सी आ जाएंगी, इनमें अभिप्राय निर्यात आयात की उन मदों से है जो दृश्य है, यानी जो दृश्य है इसलिए इन्हें कहते हैं, यानी दृश्य हैं इसलिए इन्हें कहते हैं। निर्यात तथा आयात मदों को प्रकट करने वाले जो है चालू खाते को अक्सर व्यापार संतुलन खाता कहते हैं। तो व्यापार संतुलन खाता भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं ये समझा देता हूँ दोबारा से, क्या कहना चाहा, ये कहता है कि तैयार वस्तुएं, अब तैयार वस्तु के मतलब है कि पूरी तरह से वस्तुएं हैं, तैयार हो चुकी हैं। अब इनको, जैसे कि कोई वस्तु तैयार, कोई देश है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं मान लूँ यहाँ पर कोई देश है, यहाँ पर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर कोई देश है। अब इस देश ने क्या करा, वस्तु का निर्माण किया, वस्तु, ठीक है, इस देश ने क्या करा, वस्तु का निर्माण किया, और निर्माण करने के बाद इस देश ने अब निर्माण कर दिया पूरी तरह, अब इसको दूसरे देश में ले जाके बेचेगा। तो ये एक जो वस्तु बनाई है, तो ये जो वस्तु बनाई है वो तैयार वस्तु है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी वस्तु का एग्जाम्पल ले सकते हैं, चॉकलेट का ले सकते हैं, बिस्किट का ले सकते हैं, तो इस तरह से कोई भी वस्तु बनाई है एक देश ने, अब उस वस्तु को अपने देश में ना बेचकर वो दूसरे देश में बेचेगा। यानी आप कह सकते हैं कि भारत में अगर कोई वस्तु बनी है तो उसको बेचा जाएगा चीन के अंदर, या चीन की कोई वस्तु चीन में बनाई गई है और उसको भारत में यानी लाकर बेचा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर यही होती है तैयार वस्तु।
तो यहाँ पर क्या हो गया, एक यहाँ पर इसका विपर्य होता है निर्यात आयात की उन मदों से होता है, यानी निर्यात आयात की वो मदें होती है जो दृश्य होती है कि जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, ऐसी मदें जिन्हें हम देख सकते हैं, इसलिए और इन्हें हम क्या ऐसी मदें होती है जिसमें तैयार वस्तु में जिन्हें हम देख सकते हैं, और ये आयात निर्यात मद होती हैं और इसे व्यापार संतुलन वाला खाता भी कहा जाता है, ठीक है। अब आता है अदृश्य मदें। अब ये अदृश्य मदें क्या होती हैं? अदृश्य मदें वे मदें होती हैं जो सेवाओं के रूप में शेष विश्व को दी जाती हैं। ऐसी मदें जो सेवाओं के रूप में शेष विश्व को दी जाती हैं, मतलब अदृश्य मदें वो मदें हैं जो सेवाओं के रूप में दी जाती हैं या शेष विश्व से प्राप्त होती हैं। सेवाओं के लिए अदृश्य मदें कहा जाता है, मतलब सेवाओं को इसलिए अदृश्य मदें कहा जाता है, यानी जितनी भी सेवाएं दी जाती हैं वो अदृश्य मद में आती हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी सर्विस होती हैं, आउटसोर्सिंग सर्विस हो गई, ठीक है, अनेक प्रकार की जो सर्विसें होती हैं वो जो जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन हम उनको यूज कर सकते हैं, यानी सर्विसें हैं, ठीक है। तो जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट हो गया, तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जिन्हें हम सिर्फ देख नहीं सकते, मतलब इस अदृश्य होती हैं, ठीक है, हम उनको हाथ में पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो अदृश्य मदें हैं, ठीक है। तो ऐसी मदें होती है उन, जैसे कि कोई भी सेवा हो जाती है तो वो सेवाएं जो है सब जो है अदृश्य मदों में आती हैं और उन्हें भी जो है चालू खाते में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर दो प्रकार की मदें हो गई। अब आता है हमारा तीसरी मद। तीसरी मद क्या है? एक पक्षीय अंतरण। एक पक्षीय अंतरण क्या होता है? विदेशों से प्राप्त दान, उपहार आदि लेनदारी पक्ष में रखे जाते हैं, लेनदारी पक्ष में रखे जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई देश है, देश क्या करता है, क्या होता है, कभी कभी गिफ्ट, जैसे कि आप एक व्यक्ति है, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है ना, कुछ व्यक्ति यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है व्यक्ति, यहाँ पर क्या है, ये व्यक्ति शहर से गांव जाता है, ठीक है, कहाँ जा रहा है? गांव। ये व्यक्ति जो है शहर से कहाँ जा रहा है? गांव जा रहा है। गांव में इसका भाई रहता है, ठीक है, ये इसका भाई रहता है और यहाँ पर ये जाता अपने भाई के पास। तो यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर ये भाई के पास जाता है और ये कपड़े खरीदता है अपने भाई के लिए। तो शहर से कपड़े लेकर अपने भाई को देता है, एज अ गिफ्ट देता है, ठीक है, गिफ्ट। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? गिफ्ट दे रहा है। तो यहाँ पर अपने भाई से जो भी इसने दिया उसके बदले में पैसे नहीं ले रहा है, क्योंकि ये दे रहा है गिफ्ट। उसी प्रकार से क्या करते हैं, एक देश जो होता है वो दूसरे देश को गिफ्ट देता है, ठीक है, या फिर ऐसी चीज़ देता है या ऐसी वस्तुएं देता है या सेवाएं देता है जिसके बदले में इस देश को भुगतान नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये देश कोई वस्तु दे रहा है लेकिन उसके वस्तु के बदले में इस देश को कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ऐसी मदें जो होती हैं इस देश के लिए लेनदारी मदें होती हैं, ठीक है, लेनदारी मदें हो जाती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? भुगतान नहीं करना पड़ता, भुगतान इसमें नहीं होता है, ठीक है, भुगतान नहीं होगा, तो भुगतान नहीं होता है। तो आई होप क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, लेनदारी पक्ष में रखा जाता है, ठीक है, तथा अन्य जो है देशों को दिए गए या इसी प्रकार के दान उपहार देनदारी पक्ष में डेबिट साइड में रखे जाते हैं। इनमें से निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र दोनों प्रकार के अंतरण को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि यहाँ पर तीन मदों को शामिल किया जाएगा चालू खाते में। पहली मद है यहाँ पर तैयार वस्तुएं तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए वस्तु तैयार हो गई, चीन ने कोई वस्तु बनाई, अब इस चीन ने क्या किया, अब उस वस्तु को लेके आ गए भारत में और भारत में वहाँ पर बेचेंगे, ठीक है। तो ये पहली मद हो गई। और ऐसी वस्तुएं हैं जो कि जो है 1 वर्ष के अंदर ही बेची जा रही हैं, 1 वर्ष के अंदर यहाँ पर वस्तु उत्पादन की गई हैं, उसके बाद भारत में बेची जा रही हैं और ये 1 वर्ष के अंदर ही किया जा रहा है, इसमें 1 वर्ष से ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, तो इसे अल्पकाल का हो गया। और ऐसी चीज़ को, इसका जो ये रिकॉर्ड होता है वो रखा जाएगा चालू खाते के अंदर। कहाँ रखेंगे? चालू खाते के अंदर रखेंगे, तो क्योंकि चालू खाते की मद है। उसके बाद अदृश्य मदें, जो भी सेवाएं होती है उनको भी चालू खाते में रखेंगे। एक पक्षीय हस्तांतरण, मतलब कि एक देश दे रहा है और उसके बदले में उसे कुछ नहीं मिल रहा है, एक तरफ से ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर आ रहा है देश के पास तो लेनदारी पक्ष में रखा जाएगा, ठीक है।
ठीक है, लेनदारी पक्ष में रखा जाएगा यानी क्रेडिट साइड कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारा आता है देनदारी पक्ष, अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसको हम डेबिट कर देंगे, यहाँ पर डेबिट साइड रखेंगे देनदारी पक्ष को, तो यहाँ पर डेबिट में रखेंगे। तो इस तरह से ये होता है। हमारी 3 मदें हो गई, तैयार वस्तुएं, अदृश्य मदें, एक पक्षीय हस्तांतरण। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निवेश आय। अब निवेश आय क्या होती है ये देखिए। निवेश आय से क्या मतलब, इससे अभिप्राय लगान, ब्याज, लाभ जैसों से है। मतलब क्या होता है निवेश आय। निवेश आय मतलब कि निवेश करने के बाद जो आय मिली है, निवेश से आय मिली है, उसे हम निवेश आय कहते हैं। जैसे कि हमने कहीं निवेश किया, उससे यहाँ पर जैसे कि लगान मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, कर्ज दे रखा है हमने किसी व्यक्ति को तो वो उसके बदले में हम ब्याज ले रहे हैं। लाभ, कहीं हमने पैसा लगा रखा है तो उससे हमें लाभ मिल रहा है। बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, उससे बिजनेस हमें क्या दे रहा है, लाभ दे रहा है। ठीक है, जैसे मदों से होता है हमारे देश के द्वारा, यानी शेष विश्व से अर्जित जो है आय प्राप्ति के रूप में, तथा जो है शेष विश्व द्वारा हमारे देश, यानी शेष विश्व द्वारा हमारे देश में अर्जित आय को भुगतान शेष के रूप में दिखाया जाता है। कहने का मतलब है कि जो है हमारे यहाँ पर देश, यानी देश अर्जित आय जो है विश्व द्वारा हमारे देश में, यहाँ पे कह रहा है तथा शेष विश्व द्वारा, जो पूरा देश है, शेष विश्व द्वारा हमारे देश, यानी हमारे देश अर्जित आय को, यानी हमारे देश में जो अर्जित आय है को भुगतान शेष के रूप में दिखाया जाता है। तो क्या कहने वाला है, ये कहना चाह रहा है हमारे देश द्वारा एक शेष विश्व अर्जित आय। तो यानी कह रहा है कि हमारे देश के द्वारा, कि हमारे देश ने जो है हमारा, जैसे कि मान लीजिए भारत है, भारत देश द्वारा शेष विश्व से अर्जित आय। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए ये 2 देश हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये जो भारत है, भारत को छोड़ करके अगर मैं इसको लिखूँ भारत, तो यहाँ पर अगर भारत को छोड़ करके यहाँ इस देश से हमें कुछ आय मिलती है। ठीक है, शेष विश्व से कोई भी देश हो, यहाँ पर भारत को छोड़ के किसी भी देश से भारत को आय मिलती है, यानी आय की प्राप्ति होती है। तो तथा और साथ में शेष विश्व द्वारा, यानी इस शेष विश्व द्वारा हमारे देश में अर्जित आय को भुगतान शेष कहते हैं। यानी जो भी कमाई दूसरे देशों से हमें होती है उसे हम भुगतान शेष कहते हैं। भुगतान शेष, ठीक है, भुगतान शेष कहते हैं। तो अर्जित आय भुगतान शेष कहते हैं। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर हमने किसी देश को कुछ बेचा, ठीक है, कुछ बेचा, तो उससे हमें पैसा मिला, और हमने कुछ खरीदा, तो अगर हमने ज़्यादा बेचा है, ठीक है, ज़्यादा बेचा है तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, और कम बेचा है तो हमें कम मिलेगा। तो ज़्यादा बेचा और कम खरीदा, तो खरीदेंगे कम तो क्या होगा, हमें पैसा कम देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि हम ज़्यादा बेचेंगे, कम खरीदेंगे, इससे हमारे देश को होगा फ़ायदा। इसे हम कहेंगे भुगतान शेष। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। तो अब हम करेंगे यहाँ पर पूंजीगत खाता, यानी पूंजी खाता क्या होता है, इसकी मदों को देखेंगे हम। ये अभी जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है दोस्तों, तो अभी जो है हम इसको नेक्स्ट पार्ट में जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो आप जो है पार्ट बाय पार्ट जो है सारी की सारी वीडियो देखिए, तो आपको जो है पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जो है बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। चलिए हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही और वीडियो में।